नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कविता और आप देख रहे हैं कविता टॉकीज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा को शुरुआती दौर में जिन अभिनेत्रियों ने एक अलग ऊंचाई दी, उनमें एक नाम उस दौर की खूबसूरत अभिनेत्री बेगम पारा का है, जो जब तक इंडस्ट्री में रही तब तक हमेशा एक नया ट्रेंड इंडस्ट्री को दिया। उस दौर में हर तरफ बेगम पारा के ही चर्चे थे। बेगम पारा के जीवन के कुछ और ऐसे अनूठे पहलू हैं जिन्हें जाने बिना उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन दर्शन को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इन सब सवालों पर चर्चा करने से पहले एक नजर उनकी शुरुआती जीवन पर। साल 1926 में 25 दिसंबर की तारीख थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झीलम में एक कुलीन और संस्कारवान मुस्लिम फैमिली में एक खूबसूरत बच्ची का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा जुबेदा उल हक, लेकिन जुबेदा को उनकी माँ प्यार से पारा कहकर बुलाती थी, जिसने आगे चलकर बॉलीवुड का भूगोल ही बदल दिया। पारा के 10 भाई बहन थे, जिनमें वह तीसरी बेटी थी। पारा की परवरिश बीकानेर राजस्थान में हुई थी। उनके पिता का नाम मियां एहसान उल हक था, जो अंग्रेजों के जमाने के एक जाने माने जज थे। पिता के सरकारी नौकरी होने के चलते उस जमाने के अलग अलग रियासतों में उनका तबादला हुआ करता था। अपने रिटायरमेंट के वक्त वह राजस्थान के बीकानेर रियासत में चीफ जस्टिस के पद पर थे। बाद में वे प्रांतीय सरकार में मंत्री भी रहे। माता पिता दोनों पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने अपने हर बच्चे को ऊंची से ऊंची शिक्षा के लिए प्रेरित किया। हर 4-5 साल में होने वाले पिता के तबादलों की वजह से पारा के पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट न आए, इसलिए उन्हें जालंधर के एक हॉस्टल में दाखिला करा दिया गया, जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और वहीं से कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अलीगढ़ चली गईं। पारा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में ही पारा बेहद बोल्ड थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने घुड़सवारी, शिकार, निशानेबाजी, तैराकी, क्रिकेट और बैडमिंटन में महारत हासिल की थी। सिर्फ शौक की खातिर नहीं, बल्कि इन सभी खेलों में उन्होंने पूरी गंभीरता से हिस्सा लिया और कई अवार्ड भी जीते। क्रिकेट में उनका विशेष रुझान था। वह अच्छी प्लेयर तो थी, लेकिन क्रिकेट को अपना करियर नहीं बनाना चाहती थी। एक तरफ फिल्म और दूसरी तरफ क्रिकेट, दोनों का मेल ही नहीं था। बताया जाता है कि पारा की पहल पर ही फिल्मी सितारों की नुमाइशी क्रिकेट मैच शुरू हुआ। ऐसे पहले मैच में पारा ने सबसे ज्यादा रन बनाकर पुरुष कलाकारों को शर्मिंदा कर दिया। पारा अभिनेत्री बनना चाहती थी। वह कॉलेज के दिनों में हीरो मोतीलाल की बड़ी फैन थी। वह उनकी हर एक फिल्म देखा करती थी। दिल की ख्वाहिश थी कि वो एक दिन उनके साथ एक फिल्म में काम करे। पारा मोतीलाल को लेटर भी लिखा करती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह अक्सर मेरे लेटर्स का जवाब देते थे और फिल्मों में काम करने के लिए अक्सर मुंबई बुलाया करते थे, लेकिन कोई संयोग नहीं बन रहा था। उनके पिता खुले विचारों के होने के बावजूद बेटी का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था, लेकिन नियति ने पारा के लिए पहले ही कुछ सोच रखा था। उन्होंने जो कभी नहीं सोचा था वह होने जा रहा था। पारा के मुंबई जाने और फिल्मों में काम करने का आधार एक अजीब संयोग से बना। दरअसल पारा के बड़े भाई मंसूर, जो कोलकाता में बाटा कंपनी में काम करते थे, उन्होंने एक बंगाली अभिनेत्री प्रोतिमा दासगुप्ता से शादी कर ली, जिसको लेकर उनसे उनके माता पिता काफी नाराज थे। हालांकि बाद में उन दोनों की शादी को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद उनके भाई और भाभी मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां साल 1943 में प्रोतिमा दासगुप्ता को A.R. कारगर की फिल्म नमस्ते में बतौर लीड हीरोइन काम करने का मौका मिला। पारा अक्सर छुट्टियां बिताने के लिए अपने भाई भाभी के यहाँ मुंबई जाया करती थी।
वहां पारा अपनी भाभी प्रोतिमा के साथ फिल्मी पार्टियां में जाती थी। वहीं पर फिल्म से जुड़े लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू हो गया। पार्टियों में चमक दमक देखकर वह बेहद प्रभावित हुई। पारा ने फौरन तय कर लिया कि चाहे जो भी हो वो अभिनय ही करेंगी। पारा बेहद खूबसूरत थी। उन्हें जो भी देखता वह उन्हें फिल्मों में काम करने की प्रस्ताव दे देता था। कहा जाता है कि शशिधर मुखर्जी और देविका रानी ने सबसे पहले फिल्म में काम करने का मौका दिया। हालांकि पारा के पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। एक बार पारा अपनी भाभी के साथ कोर्ट डांसर फिल्म की शूटिंग पर गई। उस समय भाभी प्रोतिमा दास गुप्ता कोर्ट डांसर फिल्म में एक्टिंग कर रही थी। उसी दौरान पारा की मुलाकात प्रभात फिल्म कंपनी में पार्टनर बाबू राव पई से हुई। पई ने पारा को अपनी फिल्म चांद में बतौर हीरोइन एक्टिंग करने का ऑफर दिया। भाभी प्रतिमा ने भी उनका यह ऑफर स्वीकार करने के लिए कहा। पारा के पास यही मौका था जब पारा अपना सपना पूरा कर सकती थी। उन्होंने अपने पिता को मनाने का फैसला किया। भाभी प्रतिमा को लेकर अपने वालिद को मनाने बीकानेर पहुंची। आखिरकार वह अपनी बेटी के जिद के आगे झुक गए, लेकिन पिता एहसान उल हक ने एक शर्त रखी कि लाहौर में वह कभी भी फिल्मों में काम नहीं करेंगी। साल 1944 की फिल्म चांद से पारा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। चांद बता मुझको, चांद बता मुझको। उस समय वह महज 17 साल की थी। वह इस फिल्म में उस जमाने के स्टार प्रेम आदिप के साथ नजर आईं। पहली फिल्म के लिए उन्हें 1500 रुपए मासिक वेतन मिला। यह फिल्म सुपर हिट रही, लेकिन 5 साल में ही उनका मेहताना 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। इस सब के बीच पारा को अपना नाम खाली खाली लगता था, इसलिए उन्होंने खुद ही अपने नाम के आगे बेगम लगाने का फैसला किया, जिसके बाद वह फिल्म इंडस्ट्री में बेगम पारा के नाम से मशहूर हो गईं। साल 1946 में सोनी महिवाल की प्रेम कहानी ने धूम मचा दी। उस दौर के युवाओं के दिल में सोनी के रूप में सिर्फ बेगम पारा ही छाई रहती थी। साल 1947 में आई जंजीर और मेहंदी जैसी फिल्मों में वह नरगिस के साथ दिखाई दी। वहीं उसी साल नील कमल में उन्होंने राज कपूर और मधुबाला के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया। राज कपूर और मधुबाला की बतौर हीरो और हीरोइन पहली फिल्म थी, जिसमें बेगम पारा दूसरे लीड रोल में थी। बेगम पारा ने अपने अभिनय के दम पर सबको अपना दीवाना बना दिया था। आलम यह था कि उनके चाहने वाले सुबह सुबह ही उनके घर के आगे एक झलक पाने के लिए खड़े हो जाते थे। इंडस्ट्री में बेगम की डिमांड बढ़ने लगी थी। सुहाग रात, झरना, शहनाज बेगम पारा के जीवन की बेस्ट फिल्म में एक है, जिसके बाद इन्होंने साल 1940 से 1960 अगले 2 दशकों तक बॉलीवुड में राज किया। 2 दशकों में इन्होंने सिर्फ 28 फिल्मों में काम किया है, जिसमें साल 1953 में लैला मजनू, नया घर और पहली झलक की सफलता से पारा इंडस्ट्री की सबसे महंगी हीरोइन बन गई। यह एक फिल्म का 1 लाख रुपए तक चार्ज करने लगी, जो उस जमाने में बहुत ज्यादा रकम हुआ करती थी। ये किस्सा भी मशहूर रही कि 1960 में आई फिल्म मुगले आजम में बेगम पारा ने उस किरदार को छोड़ दिया जिसे निगार सुल्ताना ने निभाया था। वजह ये थी कि इनकी जीवन शैली में रोना धोना फिट नहीं बैठती थी। वह रोने धोने वाली फिल्मों से दूर ही रहती थी। यही कारण है कि उन्होंने मुगले आजम जैसी फिल्म को भी इन्होंने छोड़ दिया। फिल्मों में पारा ने बेहद बोल्ड, इमोशनल और फैशनेबल कई तरह के किरदार निभाए। जब फिल्मों में हीरोइन परंपरागत भारतीय नारी के लिबास में कैद थी, उस दौर में बेगम पारा ने लाइफ मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट कराया। इस फोटोशूट में उन्होंने व्हाइट साड़ी पहनकर और
सिगरेट के कस लगाते हुए पोज दिए। इस फोटोशूट ने देखते ही देखते इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। वह बॉलीवुड की ग्लैमर हीरोइन के नाम से मशहूर हो गईं। आपको बता दें कि 1950 की यह फोटोशूट उस दौर के फेमस फोटोग्राफर जेम्स बुर्के ने किया था। इस फोटोशूट से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके चाहने वालों की तादाद बढ़ने लगे थे। साल 1950 से 1953 तक चले कोरिया के युद्ध में लड़ रहे अमेरिकन फौजी बेगम पारा के ऐसे दीवाने हुए कि उनकी तस्वीर को दीवारों पर लगाकर रखते थे। बताया जाता है कि उस युद्ध में मारे गए कई सैनिकों की जेब से बेगम पारा की तस्वीरें निकली थी। यही कारण है कि वह बॉलीवुड की फर्स्ट बॉम्बशेल और पिनअप गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। अपनी बोल्ड इमेज को लेकर बेगम पारा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बोल्ड इमेज उस दौर में बहुत बड़ी बात होती थी। मैं पैंट्स, जीन्स और अनकन्वेंशनल ड्रेसेस पहनती थी, इसलिए हर फिल्म मैगजीन पर मेरी फोटो हुआ करती थी। मैं जानती थी कि मेरा फिगर बहुत शानदार है। ऐसे में अगर मैगजीन्स के लिए मुझसे बोल्ड पोज देने को कहा जाता था तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। साल 1955 में निर्माता निर्देशक दलसुख पंचोली की फिल्म लुटेरा, दादा भगवान, साल 1956 की कर भला और 1957 की फिल्म आदमी में बेगम पारा के हीरो दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान थे, जो आगे पारा के शौहर बने। बताया जाता है कि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान से उनका परिचय संयोग से हुआ। दोनों को प्यार हुआ और फिर शादी, लेकिन इन दोनों की शादी का किस्सा भी बड़ा रोचक है। दरअसल बेगम पारा अपनी आधुनिक जीवन शैली और बेबाक रवैये के लिए विख्यात थी। उन्हें शराब पीने का बहुत शौक था, साथ ही महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमना, पार्टी करना बहुत पसंद था। उनकी महिला मित्र मंडली में नरगिस, गीता बाली, शम्मी और निम्मी थी। पुरुष मंडली में के.एन. सिंह, मोतीलाल, डेविड जैसे दोस्त भी थे, जो पीने के साथ ही ज्यादा थे। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री शम्मी ने इन दोनों को करीब लाने में खासी मदद की। हालांकि नासिर खान पहले से ही शादीशुदा थे। यही कारण था कि बेगम पारा नासिर साहब से दूर रहना चाहती थी। चूंकि नासिर खान के अपनी पत्नी से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए इन दोनों ने इस रिश्ते को आगे बढ़ने दिया। दोनों का मजहब एक था, लेकिन बेगम पारा ने यह साफ कर दिया था कि दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहती थी। लिहाजा नासिर साहब को अपनी बीवी से तलाक ले फिर शादी करें। बेगम पारा की यह गारंटी देने पर कि वे नासिर की बेटी का पूरा ख्याल रखेंगी, जिसके बाद नासिर खान ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जिसके बाद 1958 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से बेगम पारा को 3 बच्चे हुए, 2 बेटा और 1 बेटी। बताते हैं कि दिलीप कुमार इस शादी के पक्ष में नहीं थे। दिलीप कुमार जानते थे कि बेगम पारा जिस जीवन शैली की आदी है, उसे जुटा पाना नासिर खान के बस की बात नहीं है। हालात ऐसे हुए कि दिलीप कुमार और बेगम पारा एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आते थे, लेकिन उन्हें अपने भाई की फिक्र थी, क्योंकि वह एक अभिनेता के तौर पर ज्यादा सफल नहीं हो पाए। इसलिए उन्होंने अपने भाई के नाम से फिल्म गंगा जमुना बनाई, जिसमें उन्होंने दमदार अभिनय किया था। फिल्म की कमाई से नासिर खान और बेगम पारा ने समुद्र के किनारे एक आलीशान बंगला खरीदा। नासिर खान के सिर और भौहों के बाल तेजी से झड़ने लगे थे और उन्हें बिग लगाकर काम करना पड़ता था। लिहाजा उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। इस बीच बेगम पारा ने कई कारोबार में हाथ डाला, लेकिन हर बार गलत सलाहकार मिले और हर बार घाटा उठाना पड़ा। 1974 में नासिर खान ने सारी जमा पूंजी लगाकर संजय खान और सैरा बानो को लेकर फिल्म जिद शुरू की।
इस फिल्म के मेन लीड में संजय खान, सायरा बानो और डैनी थे। फिल्म 6 रील बन चुकी थी। अगले शेड्यूल के लोकेशन देखने बेगम पारा और नासिर खान डलहौजी गए हुए थे। वापसी में अमृतसर के एक होटल में अचानक दिल का दौरा पड़ने से नासिर खान का निधन हो गया। बेगम पारा की तो दुनिया ही उजड़ गई। सारा पैसा फिल्म में लग चुका था। मदद करने वाला कोई नहीं था। उन पर 3 बच्चों की परवरिश का जिम्मा था। हताशा में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। उनकी बहन ने उनका दामन थामा। बेगम पारा को उनके बच्चों के साथ पाकिस्तान ले गईं, जहां उनके माता पिता रहते थे। वहां वह अपने परिवार के साथ रहने लगी, लेकिन वहां बंद और रूढ़िवादी माहौल के चलते अधिक समय तक नहीं रह पाईं। करीब 3 साल बाद जीवन से जूझने का संकल्प और हिम्मत लेकर बेगम पारा फिर मुंबई लौटी। उन्होंने समझ लिया था कि उन्हें अपना सहारा खुद बनना होगा। इनकी बड़ी बहन जरीना भारत में थी, जिन्होंने इनकी खूब मदद की। बेगम पारा का संघर्ष चरम पर था। उन्हें फिल्म भी मिलना बंद हो गया था, लिहाजा उन्होंने अपने बंगले का एक हिस्सा ब्यूटी पार्लर के लिए किराए पर देकर आय का साधन तलाशा, जिससे इनके परिवार की देखरेख होती रही। जीवन से बेगम पारा को कोई शिकायत नहीं रही। उन्होंने वही जीवन जिया जो उनके मन ने चाहा। बेगम पारा की बेटी एक सफल बिजनेस वुमेन है। इनके बड़े बेटे नादिर खान का बहुत कम समय में ही निधन हो गया। उनके छोटे बेटे अयूब खान आज के जाने माने टीवी एक्टर हैं, जिन्होंने फिल्म और टेलीविजन दोनों में अच्छा नाम कमाया। 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री अमृता सिंह के भी बेगम पारा से रिश्ते थे। अमृता सिंह की मां रुखसाना बेगम पारा की बहन की बेटी थी। 50 साल कैमरे से दूर रही बेगम पारा एक बार फिर संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में नजर आई थी, जो 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने सोनम कपूर की दादी का रोल प्ले किया था। 10 दिसंबर साल 2008 को 82 साल की उम्र में बेगम पारा का देहांत हो गया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपके पास बेगम पारा के बारे में कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट कविता को इजाजत। नमस्कार।